Hello everyone, this is Arvind from BSc Medical Final MNS Government College Bhiwani, and the topic carbon trading has been assigned to me by Dr. Sunita Sangwan, Department of Botany. So let's start. तो कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, एक ओवरव्यू लेते हैं। कार्बन ट्रेडिंग एक फ्री मार्केट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, जिसमें हर एक कंट्री को एक सर्टन अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करने की परमिशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। और जहाँ पे एक कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुरू करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, कार्बन कैप ट्रेड प्रोग्राम और कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन कैप ट्रेड प्रोग्राम कैप assignment of an upper threshold limit on the amount of pollutant that can be emitted बाय ए कंट्री। तो इसमें क्या होता है, कैपिंग कैपिंग बोलते हैं इसको, मतलब कैप, जिसमें एक अपर थ्रेशोल्ड लिमिट की मतलब एक वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है किसी भी कंट्री के लिए कि आपको इतने कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं और आप इतने टन ऑफ CO2 आप एमिट कर सकते हैं। एमिशन परमिट्स और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ अलाउंसेस और क्रेडिट्स आर इशूड टू एमिट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कंट्री। ये सेम बात है जो मैंने आपको बताया। और एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ट्रेड द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड ऑफ अलाउंसेस एक्सेस और अनयूज्ड अलाउंसेस क्रेडिट्स कैन बी ट्रेडेड टू द कंट्रीज हुज एमिशंस हैव एक्सीडेड देयर असाइंड कैप। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है जिसको 50 कार्बन क्रेडिट्स की लिमिट दी गई है कि आप 50 टन्स ऑफ CO2 आपकी मतलब पूरी कंट्री से जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको मिला के एमिट कर सकते हैं आपकी कंट्री। तो सपोज कीजिए कि उस कंट्री ने मतलब 40 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करी एक साल में और उसके 10 कार्बन क्रेडिट बच गए। तो वो कंट्री अपने 10 कार्बन क्रेडिट्स को किसी दूसरी कंट्री जिसने एक्सीड कर दी है 50 की लिमिट, सपोज 60 उसने एमिट कर दी दूसरी कंट्री ने, तो उनको अपने 10 कार्बन क्रेडिट्स सेल करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मतलब उनको पुश मिलता है किसी भी कंट्री को कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एमिशन है, ताकि आगे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज एक मेजर कॉज है तो उसको कम कर सके। तो ऐसे ये कार्बन ट्रेडिंग वर्ल्ड लेवल पे वर्क करती है। तो इसके बाद ये बोलता है कि द परचेज अलाउंसेज कैन बी यूज टू इंक्रीज द अलाउंस लिमिट बाय द परचेजिंग कंट्री। ये वही बात है कि जो परचेज्ड अलाउंस है वो जैसे कोई भी कंट्री जो दूसरी कंट्री है जिसने एक्सीड कर दी है लिमिट जैसे 50 की लिमिट को, तो वो अपना अलाउंस कैसे बढ़ा सकती है, मतलब उनको परचेज करके कार्बन क्रेडिट्स को। कंट्रीज हुज एमिशंस आर लेस देन देयर असाइंड अमाउंट और द कैप कैन सेल ट्रेड। और ये भी वही बात है कि जो जिनके एमिशंस कम हैं वो अपने ट्रेड कर सकते हैं उन कंट्रीज़ को जिन्होंने एक्सीड कर दिया उनकी असाइंड अमाउंट को। इसके बाद हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एन यूनाइटेड नेशन लेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट रीच्ड इन 1997 इन क्योटो जापान अंडर UNFCCC। ये मतलब यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका मतलब UNFCCC विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 1997 में क्या हुआ कि इस मतलब यूनाइटेड नेशंस की संस्था ने मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और मतलब एक एग्रीमेंट पे आए कि हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है उनको कम करना है। मतलब एक सर्टन 2005 तक हमको जैसे 2008 से 2012 का जो मतलब टाइम पीरियड था, तो 1990 के जो लेवल्स थे वहाँ से 5.2% मतलब उसको उससे कम करना था 5.2% से। तो ऐसा काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मतलब इस पे मतलब साइन किए थे और ये पुट टू फोर्स ऑन February 2005, जो मतलब जो कि एक तरह से कब शुरू हुआ था, February 2005 में। तो ये आगे बोलता है कि टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि मार्च टुवर्ड्स ए ग्रीन प्लैनेट। तो क्योंकि सभी कंट्रीज अगर साथ आके कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को अगर कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब एक मार्च मतलब शुरू होगा ग्रीन प्लैनेट की तरफ। इसमें कमिटमेंट रिजल्ट के बाद जो पहला पॉइंट आता है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि मतलब ना तो सस्टेनेबल हैं और ना ही मतलब लॉन्ग टर्म में ये हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इनमें आते हैं ऑयल गैस एंड कोल। तो हमें हमें पता है कि इसमें कमिटमेंट मांगा गया कि जो फॉसिल फ्यूल के एनर्जी सोर्सेज हैं उनसे हमें मूव करना है रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, जो कि हैं हाइड्रो, विंड एंड सोलर पावर बाय 38 सिग्नेटरी कंट्रीज़। तो ये बता रहा है कि 38 सिग्नेटरी कंट्रीज़ थी जिन्होंने मतलब ये कमिटमेंट किया था। तो उसके बाद पॉइंट है कमिटमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2008 टू 2012 टू 5.2% बिलो 1990 लेवल्स। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि
2008 से 2012 के बीच जो मतलब लेवल्स था 5.2% कम करना था 1990 के लेवल से। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट्स फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन वर एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच इंडस्ट्रियलाइज कंट्री एनेक्स वन कंट्रीज। तो एनेक्स वन कंट्रीज वो थे जो डेवलप्ड थे, जो ऑलरेडी मतलब इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे, क्योंकि उनमें मतलब पहले ही डेवलपमेंट हो चुका था, तो वो पहले ही अपने काफ़ी सारे मतलब एमिशंस जो पहले वाले सालों में थे उन कंट्रीज़ ने किए थे। तो ये थी नेक्स्ट वन कंट्रीज़, और इनके लिए जो लिमिट्स थी वो मतलब एस्टेब्लिश्ड कर दी गई थी यही UNFCCC के द्वारा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी लाइक इंडिया एंड चाइना, इनको इंक्लूड करते हुए जो नॉन नेक्स्ट वन कंट्रीज़ थी इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, इनको बोला गया था कि आप अपनी मर्जी से अपने टारगेट्स मतलब सेट करिए। तो ये था नॉन अनेक्स वन कंट्रीज़ के लिए। तो ये सब हमने बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, जिसका ओवरव्यू क्या है कि इसमें जो ओवरऑल पूरा वर्ल्ड लेवल पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशंस को कम करने के लिए ये था क्योटो प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो उसमें क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनके एमिशन को हम कम करने की बात करते हैं, ताकि जो ओजोन लेयर है हमारी वो प्रोटेक्ट कर सके। और रिसेंटली अभी 1-1.5 साल पहले जैसे न्यूज़ आई थी कि जिसमें ओजोन होल का बताया गया है कि वो जैसे अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल बोलते हैं हम, जो कि वहाँ पे थिनिंग हो गई है ओजोन लेयर की, तो वो हील होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पूरी दुनिया एक साथ आई थी, तो उसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। तो ओजोन लेयर जो है वो वहाँ से हील होना शुरू हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कार्बन ऑफसेटिंग। तो कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है कि इसमें इसका जैसे हम बात करें पहले एक बार, तो कार्बन ऑफसेटिंग होता है इसमें कहीं पे भी मतलब फॉरेस्ट, एक तरह से फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया जाता है, और या फिर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं वो मतलब ऐसी जगह पे जैसे मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो उनसे मतलब फिर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इतने पेड़ हैं, या फिर जो इतने जो मतलब क्या कहते हैं जो विंड टर्बाइन है इतने हमने इस्टेब्लिश किए हैं, या फिर इतने हमने सोलर पावर प्लांट्स इतनी कैपेसिटी का लगाया, या फिर कितने हमने जैसे प्लांटेशन करी है, तो उसका मतलब उसकी एक वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है कि इतने टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये या मतलब एमिट करेगा, मतलब एक तरह से भाई हमारी उससे एनवायरनमेंट से। तो उसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। तो ये इसका मतलब सिंपल सी बात है। ऑफसेट क्रेडिट्स फॉर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आर परचेज बाय डेवलप्ड नेशंस टू अवॉइड और सब्सटीट्यूट रिडक्शन इन देयर ओन एमिशन। तो ये ऑफसेट क्रेडिट्स जो होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, और इनको परचेज किया जाता है मतलब डेवलप्ड नेशंस के द्वारा। इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड हार्नेस अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द डेवलपिंग नेशंस। तो यही बात कर रहा है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। एग्जांपल से ये बताना चाह रहा है कि ये वही बात है कि एक लैंड ओनर है जिसने मतलब 1 एकड़ में प्लांटेशन किया है, तो वो फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में मतलब फॉर एग्जांपल 50 ट्रीज अगर उसने प्लांट कर दिए, तो वो कितना कार्बन जो एनवायरनमेंट से कर्ब कर देगी, मतलब वो जो प्लांटेशन है कितना ऑफसेट कर देगी एनवायरनमेंट से कितने कार्बन को। तो वो एक तरह से मतलब वैल्यू डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट, और फिर वो जो लैंड ओनर है वो उसको सेल कर सकता है, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं उनको वो मतलब वो सेल कर देगा, और फैसिलिटी उनसे मतलब बाय कर लेगी। और इसका लास्ट पॉइंट है कि इट अटेस्ट दैट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्लांटेशन प्रोसेस। तो एक तरह से ये अटेस्ट करने का काम करता है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ CO2 मतलब एनवायरनमेंट से कम होगा, और जो वही है कि जो मतलब जो भी इंडस्ट्री है उसको मतलब परचेज करेगी। तो ये था कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं, कार्बन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट है कि रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, स्ट्रिंजेंसी इन द कैप और द पर थ्रेशोल्ड लिमिट इज कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर एमिशन ओवर द ईयर्स। इसमें क्या बात कर रहा है कि किसी भी कंपनी पे अगर लिमिट किसी भी कंपनी या फिर इंडस्ट्री या फिर किसी कंट्री पे अगर लिमिट लगा देते हैं कि आप इतना ही CO2 एमिट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि रिडक्शन होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। सेकंड है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस कैन अर्न रेवेन्यू बाय सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स टू कंट्रीज विद मोर फॉसिल फ्यूल डिमांड। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि
जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को उन कंट्रीज़ को सेल कर सकते हैं, तो एक तरह से उन कंट्रीज़ में सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है ये कार्बन, मतलब कार्बन ट्रेडिंग। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट्स अ फ्री मार्केट सिस्टम। द कार्बन ट्रेड मार्केट इज विदाउट एनी इकोनॉमिक इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट टू रेगुलेट अगेंस्ट फोर्स और फ्रॉड। तो ये कहता है कि एक फ्री मार्केट सिस्टम को ये जो पूरा प्रोसेस है ये सपोर्ट करता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का फुल इंटरवेंशन ना होते हुए सिर्फ जो होता है कि फ्रॉड वगैरह ना हो, इतना ही इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का। इसके बाद पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट है इम्पीटस फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी। थ्रेशोल्ड लिमिट्स encourages industries to harness alternative sources of energy and invest in green technology globally or in indigenous research। तो ये भी सिंपल सा पॉइंट है, हमें पढ़ते ही समझ में आता है। इसके बाद चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन ट्रेडिंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइट टू पोल्यूट। इंडस्ट्रीज इन द रेटिफाइड नेशंस आर परचेजिंग लीगल राइट्स टू पोल्यूट द एटमोसफेयर। तो ये पॉइंट क्या बताता है हमें कि एक तरह से किसी भी नेशन ने अगर कैपिंग करी गई थी उस नेशन पे कि मतलब कि 100 टन ऑफ कार्बन, मतलब 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंट्री एमिट कर सकती है, लेकिन अगर उस कंट्री के पास पैसा है, डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएस हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो अगर ये चाहें तो मतलब इनके पास पैसा है काफ़ी सारी इन कंट्रीज़ के पास, तो ये पैसा देके एक तरह से कार्बन क्रेडिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो इनको उससे क्या मिल जाता है, एक तरह से राइट टू पोल्यूट मिल जाता है, जो कि मतलब नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, स्लो प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज आर ऑप्टिंग द इजी वे परचेज मोर अलाउंसेज देन इम्प्लीमेंटिंग ग्रीनर टेक्नोलॉजीज। तो ये स्लो कैसे हो जाता है प्रोसेस कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की बजाय वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स परचेज करते रहते हैं, जिससे ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। थर्ड है लैक ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम और ग्लोबल फ्रेमवर्क। एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज एंड एक्सेप्टेड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक्ट आर मिसिंग। तो इसमें क्या बोलता है कि एक तरह से पूरा जब कंट्रीज ये साथ आए तो हमें सुनने में आया था कि कार्बन ट्रेडिंग का जो ये एक तरह से पूरा एक प्रोसेस था वो पूरा सेंट्रलाइज नहीं था, और मतलब ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, हमें ये देखने को मिला है क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज नहीं है ये सिस्टम। लास्ट पॉइंट है नो इफेक्टिव कार्बन रिडक्शन इन द एटमोसफेयर लीड्स टू कार्बन रिडक्शन इन वन प्लेस एंड रिजल्ट्स इन द कार्बन एमिशन इन सम अदर प्लेस। तो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि एक तरह से इफेक्टिव कार्बन रिडक्शन नहीं हो पा रहा है इससे, कि जैसे एक जगह पर अगर कोई मतलब कार्बन एमिशन कम हुआ है तो उसके अगर कार्बन क्रेडिट्स बचते हैं, तो वहीं दूसरी जगह कहीं पे अगर लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है तो एक तरह से वो उनको सेल कर देते हैं। और नेट अगर देखें कि मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो जो नेट रिडक्शन है CO2 का वो नहीं होता इससे। तो ये इसका एक लास्ट वो है डिसएडवांटेज है। तो दिस वाज द टॉपिक कार्बन ट्रेडिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।